आज से 50,000 साल पहले हमारे ही धरती पर हमारे ही साथ लगभग कम से कम 3 और ह्यूमन स्पीसीज जिंदा थी। हमें मिला तो टोटल होती थी 4। हम यानी कि होमो सेपियंस, होमो फ्लोरेंसिस, डेनिसोवांस एंड निएंडरथल। रशिया की डेनिसोवा गुफा में जो कंकाल मिले उसी से उस स्पीसीज का नाम रखा गया डेनिसोवांस। और होमो फ्लोरेंसिस जो कि कद में बहुत ही ज्यादा छोटे थे, हॉबिट्स के जैसे। अब ये दोनों यानी कि डेनिसोवांस एंड होमो फ्लोरेंसिस विलुप्त हो गए और इन्होंने अपने पीछे ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिससे हम इनके बारे में और ज्यादा जान सके। बट द स्टोरी ऑफ निएंडरथल इज लिटिल बिट डिफरेंट। 1856 में निएंडर वैली जो कि जर्मनी में है, वहां से एक प्राचीन बड़े बंदर का कंकाल मिला जो कि एक नर का था और इसे मानव के एक अलग रूप के रूप में पहचाना गया पहली बार। 8 साल बाद यानी कि 1864 में इसे नाम दिया गया होमो निएंडरथलेंसिस और बाद में निएंडरथल कर दिया गया। अब देखो, इन लोगों को पता नहीं था कि इसके साथ करना क्या है, ठीक है। पर बाद में आया अपना इवोल्यूशन का मसीहा, हमारा चार्ल्स भैया, चार्ल्स डार्विन, और दुनिया के सामने रख दी थियरी ऑफ इवोल्यूशन। लाइक दुनिया का हर जीव, इवन मॉडर्न ह्यूमंस भी, हम सब इवोल्व हुए हैं अपने पूर्वजों से, और वो पूर्वज शायद हमारे जैसे दिखते होंगे या फिर ना ही दिखते होंगे। आई मीन कौन कह सकता है कि इसका पूर्वज एक डायनासोर था, राइट। तो उस समय के कई सारे साइंटिस्ट को ये लगने लगा कि निएंडरथल एक खोई हुई चाबी जिसका ताला ढूंढना चाहिए। अर्न्स्ट हैकेल ने तो एक कोशिश भी की थी कि इसका एक वियर्ड नाम रखा जाए, होमो स्टूपिडस। होमो स्टूपिडस क्यों? यहाँ पे मैं तुम्हें एक व्हाइट वेस्टर्न हिपोक्रेसी समझाता हूँ, ठीक है। पुराने टाइम में निएंडरथल को एक ऐसी स्पीसीज माना जाता था जो कि एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थी, ऑब्वियसली गोरे लोगों द्वारा। वो मानते थे कि निएंडरथल एक ऐसी प्रजाति है जो विकास में फेल हो गई, इवोल्यूशन को एडेप्ट ना कर पाई और विलुप्त हो गई। और वही मींस कि वो गोरे लोग ही असली होमोसेपियंस, मतलब कि इंडियंस एंड अफ्रीकन्स तो होमोसेपियंस है ही, बट वो गोरे लोग होमोसेपियंस की रेस में सबसे आगे हैं। विकास के रास्ते पर वो बहुत आगे निकल चुके हैं एंड इंडियंस एंड अफ्रीकन्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो अभी पीछे। सो 18वीं और 19वीं सदी में अगर तुम किसी को निएंडरथल बोल दो तो वो एक रेसिस्ट वर्ड था, मतलब कि तुम इसे कह रहे हो कि तुम हो बेवकूफ या फिर बंदर या फिर तुम अभी विकास कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो निएंडरथल एक रेसिस्ट वर्ड था इन अ साइंटिफिक वे एंड एजुकेटेड गोरे लोगों ने इसका खूब यूज किया, ठीक है। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन आया और पता चला कि जितने भी यूरोपियंस है सो कॉल्ड टॉप रेसर ऑन द रेस ऑफ होमो सेपियंस, उन सबके जीन्स में 1 से 3% निएंडरथल के जीन्स है। और जो प्योर होमो सेपियंस के सबसे ज्यादा करीब है वो है सब सहारन अफ्रीकन के ट्राइबल लोग जो कि सालों से वहां रह रहे, ना कि यूरोपियंस। नाउ अब अचानक जैसे ही ये पता चला कि वो खुद साले निएंडरथल के 1 से 3% जीन्स वाले हैं, उन्होंने अपना बिहेवियर धीरे धीरे चेंज किया और फिर बोलने लगे कि ओ माय गॉड, निएंडरथल कितने ब्रेव थे, पहाड़ी, ताकतवर, बड़े बड़े शिकार करते थे, मेमथ को मारते थे, मेनली एंड क्रिएटिव। इट्स अ सिंपल हिपोक्रेसी। समझ रहे हो ना? मीन्स कि जो पहले निएंडरथल बेवकूफ था अब वो क्रिएटिव एंड ताकतवर हो गया। सो मनुष्यों की कहानी में निएंडरथल की भूमिका बहुत ही ज्यादा बड़ी है, पर कितनी बड़ी? क्या वो बड़े छोटे या ताकतवर थे हमसे भी ज्यादा? क्या वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे? अगर इंटेलिजेंट थे तो विलुप्त क्यों हुए या फिर नहीं हुए? लेट्स फाइंड अ डिफरेंस। पहले तो उनका फोरहेड बड़ा था, नाक बड़ी थी, हाथ और पैर छोटे थे बट मस्क्यूलर थे। क्यों? क्योंकि ये एक अडेप्टेशन थी उनके जीवन की, क्योंकि वो नॉर्थन के ठंडे क्लाइमेट में रहते थे और हमारे पतले पूर्वज अफ्रीका की गर्मियों में। अब देखो, हम पतले तो थे निएंडरथल से, ठीक है, लेकिन हम ज्यादा फास्ट एंड मोर एजाइल थे निएंडरथल से। भले ही हमारी बॉडीज अलग थी लेकिन हम में कुछ समानताएं भी थी। आखिरकार भाई जो थे, केयरिंग सिमिलरिटी। निएंडरथल की जिंदगी सीरियस थी, मेरा मतलब है कि सीरियस लड़ाइयों से भरी हुई थी। होमो सेपियंस यानी कि हमने और निएंडरथल ने दोनों ही स्पीसीज ने वूली मेमथ का शिकार किया था, हमने भी किया था। बट निएंडरथल्स आर द चैंपियंस, वो चैंपियंस है उसे मारने के लिए। उन्होंने हजारों सालों तक वूली मेमथ को मारा और उनका मांस खाया, और साथ ही में राइनोसोरस, केव लायंस, वुल्फ्स, बाइसन्स एंड डियर, इन सबको भी मारा। उनकी जो खोपड़ियां मिली है वो बताती है उनके संघर्ष की कहानी। किसी की हड्डियां टूटी हुई थी तो किसी की आंखें फूटी हुई थी तो किसी का स्कल ही फ्रैक्चर था। तो सरप्राइजिंगली निएंडरथल्स केयरिंग रहे हुए होंगे,
क्योंकि इतनी ज्यादा चोटों को चलते किसी की हेल्प के बिना जिंदा रहना मुश्किल है। वो शायद अपने मेंबर्स को दफनाते भी होंगे। I mean, मुझे नहीं पता कि स्पिरिचुअली या फिर रिलीजियन को वो मानते थे, आई गेस वो नहीं मानते थे, बट वो इतने भी ज्यादा ब्रूटल या फिर वायलेंस नहीं थे जितने हम समझते थे। लैंग्वेज। आज से 2.5 लाख साल पहले यूरोप में घूम रहे निएंडरथल का दिमाग शायद हमारा जितना ही होगा या फिर हमसे बड़ा होगा। तो क्या वो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। देखो, दिमाग का साइज मैटर नहीं करता अगर हम उसका यूज ही ना करें तो। बड़ा दिमाग हमेशा इंटेलिजेंस का सबूत नहीं होता, वरना स्पर्म वेल अपने 8 किलो के दिमाग के साथ समुद्र पर राज कर रही होती, या फिर कर रही है, पता नहीं, बट फिर भी दिमाग का साइज डजंट मैटर। मेन बात यह है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने टूल्स बनाए, तारों को देखकर रास्ता निकाला, सूरज चांद को देखकर देवी देवताओं की कहानियां बनाई, समय को कैलकुलेट किया, चीजें गिनने के लिए और समय पर ध्यान देने के लिए सिंबॉलिक आंकड़े अपनाए, सोशल इंटरेक्शन से अपने ही स्पीसीज के दूसरे लोगों से मिलकर कुछ नई चीजें सीखी तो कुछ नई चीजें सिखाई, हथियारों का यूज किया, पत्थर से लेकर मेटल तक, जानवरों को सिर्फ खाना नहीं समझा बल्कि उनसे काम भी करवाया और आगे भी नई चीजें सीखते गए। हमारी क्यूरियोसिटी चाहे कैसी भी हो, किसी देवी देवता की मिथिकल या सच्ची झूठी कहानी ही क्यों ना हो, हमने सीखा है। कम्युनिकेशन यहाँ पर की साबित होती है, नॉलेज लेने में और नॉलेज देने में। तो क्या निएंडरथल भी कम्युनिकेट कर सकते थे? वेल, हमारे और निएंडरथल में एक जीन पाया जाता है सेम वर्जन का, FOXP2। अब ये जीन लैंग्वेज और स्पीच के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, टेक्निकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये अकेला जीन निएंडरथल को सोनू निगम नहीं बना सकता था, राइट। हालांकि कम्युनिकेशन कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के बिना भी हो सकती है। साइंटिस्ट बिलीव कि निएंडरथल ने अपने विचार और कहानियां सुनाई होगी सिंपल साउंड से, जैसे कि म्यूजिक टोन या फिर इशारों वाली सिखाने वाली भाषा वगैरह वगैरह। वायलेंस। आज से लगभग 50,000 साल पहले निएंडरथल मिले अपने भाई से, अपने स्मार्ट भाई से, वो भाई जो आगे चलकर दुनिया पर राज करने वाला था, यानी कि हमसे, होमो सेपियंस से। और मिलने के 10 से 15,000 साल बाद वो गायब हो गए। तो क्या हमने उसे मार डाला? क्या हम दुष्ट पापी मनुष्य है? ओवरऑल स्टोरी ये है कि क्या हम दोस्त थे या फिर दुश्मन? ओके, देखो, ये तो मानना ही पड़ेगा कि लड़ाई तो हुई होगी, ठीक है, क्योंकि हम है रेसिस्ट, नो डाउट। मुझे अपनी स्पीशीज पर पूरा भरोसा है, लड़ाई तो हुई ही होगी। सो निएंडरथल वर्सेस होमो सेपियंस, लड़ाई क्यों हुई होगी? आंसर ओबियस है, खाने को लेकर या फिर जमीन को लेकर। दैट्स व्हाट आई गेस बेस्ट, राइट। लेकिन लड़ाई में हमारी स्पीसीज के पास ज्यादा हथियार और खतरनाक टेक्निक थी। पतले हुए तो क्या हुआ, हम मार सकते थे। वहीं जहां निएंडरथल की बात करें तो वो ग्रुप में तो रहते थे, बट वो छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे। जैसे कि एक शेर का ग्रुप होता है, सेम ग्रुप तो होता है बट छोटा। और एक बात कि निएंडरथल का एक ग्रुप अपने ही स्पीसीज के दूसरे ग्रुप से ज्यादा सोशल नहीं था, मतलब कि ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ करता था। और जहां हम हमारी बात करें इन कंपेयर टू निएंडरथल, हम तो पार्टी करते थे, ठीक है, साथ में। जैसा कि मैंने कहा, हमने नॉलेज की ट्रेड की है, हमारा बॉन्ड काफी मजबूत था निएंडरथल से। तो अगर बात आए इनोवेशन की या फिर रिसोर्स को हथियाने की, हम जीत जाएंगे निएंडरथल से। माना जाता है कि निएंडरथल अपने पीक समय पर, जब उनका गोल्डन पीरियड चल रहा था, तभी भी उनकी पॉपुलेशन कभी भी 10 लाख से ऊपर नहीं पहुंची। जैसे सेम गोरिलास या चिंपांजी रहते हैं ग्रुप में बट छोटे, सेम ये भी ऐसे ही थे और ये खतरनाक था। देखो, गोरिलास और चिंपांजी तो अलग अलग चले जाते हैं बट ये नहीं जाते थे, इतने तो सोशल थे ही अपने में। और ये खतरनाक था इन ब्रीडिंग की वजह से। पता है ना, अपने ही परिवार में से किसी एक से, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, उनसे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि आने वाली जनरेशन कुछ खतरनाक म्यूटेशन के साथ पैदा हो। देखो, ये चीजें शुरुआत में नहीं दिखती, ठीक है, ये होने में टाइम लगता है, जनरेशन बाद, इट्स टेक अ टाइम। लेकिन निएंडरथल ने ये चीजें हजारों सालों तक चालू रखी होगी, जिसका मतलब है कि इनब्रीडिंग बहुत ही ज्यादा हुई होगी और जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ही कम। तो हो सकता है कि निएंडरथल पहले ही खतरे में थे जब वो हमसे मिले हो। द लव स्टोरी। वेल, गायब होने से पहले निएंडरथल ने हमें, यानी कि हम होमो सेपियंस को, एक तोहफा दिया था।
2010 में एक रिसर्च की गई निएंडरथल के जीनोम पर, और वो जीनोम कंपेयर टू मॉडर्न ह्यूमन जीनोम, जितने भी मनुष्य आज जीवित है और जो सब सहारन अफ्रीका के बाहर है, उन ज्यादातर इंसानों में 1 से 4% जीन्स है निएंडरथल के। हम में भी, हम इंडियंस में भी, ठीक है। और जो लोग सब सहारन अफ्रीका के अंदर रहते हैं उनमें भी है, पर कंपेयर टू अस बहुत ही कम, उनमें बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब है कि आज समय साला कोई भी प्योर होमोसेपियंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये बात ये बताती है कि होमोसेपियंस यानी कि हम रोमांटिक मूड में थे निएंडरथल के साथ। टेक्निकली तुम्हारे पर दादा या दादी ने, ज्यादा चांसेस है कि दादी ने ही एक निएंडरथल दादा को पटाया था। ठीक है। 50,000 साल पहले हम अपनी ही सब स्पीसीज के साथ घूमे। भले ही हमने ये मिस्ट्री सोल्व ना की हो कि ये दूसरी प्रजातियां क्यों विलुप्त हो गई, बट हमने ये तो पता लगाया है कि ये टोटल गायब नहीं हुई, वो हमारे अंदर है, हमारे जीन्स में। आखिरी मनुष्य प्रजाति भले ही हम हैं और हम एक बड़ी पॉपुलेशन है और वो एक बड़ी पॉपुलेशन ना बना पाई हो, बट कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर होके हम इनडायरेक्टली उन्हें रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। ओवरऑल हम दोनों बहुत ही ज्यादा रिलेट करते हैं कंपेयर टू जितना हमने सोचा था। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय। सब्सक्राइब करना, ठीक है।